नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए देखते हैं पूरा सच बिना देर किए। तो डोनाल्ड जे ट्रंप को अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बने 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और पूरी दुनिया पर उसका असर दिखने लगा है। ट्रंप ने दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी संभालते ही पूरे संसार भर में तहलका मचा दिया है। अमेरिका तो अमेरिका, सारी दुनिया में ट्रंप के फैसलों की चर्चा हो रही है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में जाते ही धमाका कर दिया है। उन्होंने एक के बाद एक कई कड़े और कई बड़े फैसले ले लिए हैं। बाइडेन सरकार के 76 फैसलों को उन्होंने चंद घंटों में ही पलट दिया है। तो दुनिया के कई देशों की नींद भी उड़ा दी है। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में ट्रंप ना केवल अमेरिका का बल्कि दुनिया का भी नक्शा बदल देंगे। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के फैसलों का क्या होगा अमेरिका पर असर। अब कहां जाएंगे अमेरिका में मौजूद 1.5 करोड़ घुसपैठिए। अब क्या होगा अमेरिका के ट्रांसजेंडर्स का, और ट्रंप के फैसले से क्यों उड़ गई है कनाडा, पनामा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड की नींद। और क्या ट्रंप रुकवा पाएंगे यूक्रेन और रूस का युद्ध। ऐसे कई सवाल हैं जिनका पूरा सच आज हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कई आदेशों पर साइन किए। उन्होंने कई सख्त फैसले लिए जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्रंप ओवल ऑफिस पहुंचे और उन्होंने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं सबसे पहले बाइडेन प्रशासन में लागू हुए उन फैसलों को रद्द करूंगा जो अमेरिका के विकास के लिए रुकावट बन रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं ट्रंप के वो 10 बड़े फैसले जिन पर अमेरिका से लेकर यूरोप और अफ्रीका से लेकर एशिया तक चर्चा हो रही है। ट्रंप का पहला बड़ा फैसला, अवैध प्रवासियों को छोड़ना होगा अमेरिका। ट्रंप ने देश में अवैध अप्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध अप्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी खत्म करने का ऐलान कर किया है। अब अवैध अप्रवासियों को वापस उनके मूल देश भेजा जाएगा। ट्रंप का दूसरा बड़ा फैसला, मेक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिकी मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। ट्रंप सरकार ने कहा है कि अपराध करने वालों को अब जो मेक्सिको के नागरिक हैं उनको देश वापस भेज दिया जाएगा। और अब बात करते हैं ट्रंप के तीसरे बड़े फैसले की। अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता अब खत्म होगी। अब तक अमेरिका में जन्म लेने वालों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी, भले ही उनके माता पिता अमेरिका में अमेरिकी हो या ना हो। उनको जन्म अगर अमेरिका में किसी बच्चे का हुआ है तो उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे हैं। और ट्रंप का चौथा बड़ा फैसला, अमेरिका WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग करता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा दूसरे देशों को मिलता है। और ट्रंप का पांचवा बड़ा फैसला, मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि यह नियम अगले महीने से लागू हो सकता है। और अब बात करते हैं ट्रंप के छठे बड़े फैसले की। अमेरिका में अब से थर्ड जेंडर को समाप्त कर दिया गया है। अमेरिका में अब केवल 2 जेंडर होंगे, पुरुष या महिला। अब कोई थर्ड जेंडर नहीं होगा। ट्रंप का 7वां बड़ा फैसला, टिकटॉक पर बैन रोक दिया है। ट्रंप सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चाइनीज सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के कानून को फिलहाल 75 दिनों के लिए रोक दिया है। और ट्रंप का 8वां बड़ा फैसला, अमेरिका पनामा से वापस लेगा पनामा नहर। ट्रंप ने फिर से दोहराया है कि पनामा नहर अमेरिका वापस लेगा, क्योंकि पनामा चीन के प्रभाव में है और अमेरिकी जहाज़ों से ज़्यादा टैरिफ वसूल कर रहा है। और ट्रंप का 9वां बड़ा फैसला, राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफ़ी देने का आदेश जो था उस पर साइन कर दिए हैं। और ट्रंप का 10वां
बड़ा फैसला, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होगा अमेरिका। ट्रंप इस क्लाइमेट डील से अलग होकर अमेरिकी तेल कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की छूट देना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि चीन बेरोक-टोक प्रदूषण फैला रहा है, जबकि अमेरिका इस डील से अपने उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है। आइए सुनते हैं ट्रंप ने ये सारे बड़े फैसले लेते हुए क्या कहा। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. ट्रंप हमेशा से अवैध अप्रवासियों के खिलाफ रहे हैं और दोबारा राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अवैध अप्रवासियों पर हंटर भी चला दिया है। ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री करने वाले खतरनाक अपराधियों को शरण दी और उनकी हिफाजत की है। आइए अब पूरा सच जानते हैं कि आखिर अवैध अप्रवासी अमेरिका की इतनी बड़ी समस्या क्यों है। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या 1,14,00,000 है, जो अमेरिका की कुल आबादी का 3% है। इन अवैध अप्रवासियों में से सबसे ज्यादा मैक्सिको के 66 लाख लोग हैं। अल सल्वाडोर नाम का जो देश है उसके 7 लाख अवैध अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं। वहीं ग्वाटेमाला के अवैध अप्रवासी 6,40,000 हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। वहीं अवैध अप्रवासियों के मामले में भारतीय अप्रवासियों की संख्या 4,30,000 बताई जाती है। सोचिए, इतने अवैध अप्रवासी होने के बाद भी अमेरिका में इस वक्त सिर्फ 40,000 ही अवैध अप्रवासी बंदी बनाए गए हैं और अगर इनके मूल देश इन्हें भेजा जाता है तो उसके लिए 500 उड़ानों की व्यवस्था करनी होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद पहले भाषण में जिन प्राथमिकताओं का जिक्र किया, उनमें सबसे बड़ी बात यही कही कि वो दुनिया को जोड़ने और शांति दूत का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस बयान से बीते 3 साल से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष के थमने की उम्मीद जगी है। शपथ से पहले इजराइल हमास के बीच सीज फायर भी इसका संकेत है कि युद्ध में उलझी दुनिया में ट्रंप शांति स्थापित करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि जब अब अमेरिका उन युद्धों में नहीं उलझेगा जो उसके नहीं हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी विदेश नीति की प्राथमिकता अमेरिका को सुरक्षित रखने की होगी। इस मौके पर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की योजना पर ट्रंप ने कहा कि वो इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को दिए बधाई संदेश में कहा कि यूक्रेन के लोग शांति हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो जल्द से जल्द राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। उधर पुतिन ने भी ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी और मिलने की इच्छा जताई है। मतलब साफ है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अब रूस यूक्रेन युद्ध थमने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। आइए सुनते हैं ट्रंप ने वैश्विक शांति और रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर क्या कहा। Foreign policy is a big statement. I mean, my priority on foreign policy, it's going to be to keep America safe. Very simple. Well, we're going to try and get it done as quickly as possible. Do you want to push Israel and Saudi Arabia? It should have never started. You know, the war with Ukraine and Russia should have never started. It would have never started if I were president. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world.
तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध थमने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है और इसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत न केवल रूस बल्कि यूक्रेन और अमेरिका का भी भरोसेमंद साथी है। अभी ये बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी मार्गदर्शक मित्र एंड्रिया यरमार्क भी मान रहे हैं। पुतिन के गुरु कहे जाने वाले रूसी प्रोफेसर और दार्शनिक अलेक्जेंडर दुगिन ने सलाह दी है कि भारत रूस और अमेरिका के बीच बातचीत के लिए एक आदर्श मंच हो सकता है। दुगिन ने कहा कि भारत में यह ताकत है कि वो दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने का काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में अमेरिका और रूस दोनों के प्रतिनिधि मंडल का पूरा स्वागत होगा। दुगिन का मानना है कि भारत को पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात को होस्ट करना चाहिए, मेजबानी करना चाहिए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सहयोगी और बेहद करीबी मित्र मार्गदर्शक एंड्रिया यरमार्क ने कहा है कि भारत न केवल क्षेत्रीय बल्कि एक वैश्विक नेता है और वो केवल सीज फायर कराने में नहीं बल्कि शांति कराने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। जानकार मानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अच्छे संबंध हैं और इस वजह से शायद ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें ट्रंप को कितनी सफलता मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है। देखिए, ट्रंप निश्चित रूप से अपने आप को एक शांति दूत के रूप में देखना चाहते हैं और उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि वो आते ही रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करेंगे। 24 घंटे के अंदर उन्होंने बात की और गज़ा में जो युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में उसको भी वो बंद करेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है वहाँ पे जहाँ पे कि सीज फायर की बात हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को भी लेके उन्होंने पहले एक वक्तव्य दिया था कि जब से इनॉग्रेशन होगा उसके 24 घंटे के अंदर वो युद्ध बंद कराने की कोशिश करेंगे। तो यह हो पाता है कि नहीं, कैसे करवाएंगे, क्या बातचीत चल रही है, यह कहना भी मुश्किल है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि चूंकि वो जेलेंस्की को पसंद नहीं करते हैं और प्रेसिडेंट पुतिन से उनके संबंध अच्छे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन भी अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि वो ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ट्रंप ने सबसे बड़ा झटका ट्रांसजेंडर्स को दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब से अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। अमेरिका में अब से 3rd जेंडर को समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दिए थे। ट्रंप के रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने कहा था कि सेना में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। आइए जानते हैं कि अब ट्रंप के इस फैसले का पूरा सच क्या है। देखिए, अमेरिका में 30 साल से कम उम्र के करीब 5% लोग खुद को ट्रांसजेंडर या फिर नॉन बाइनरी मानते हैं, यानी जो खुद को किसी जेंडर में नहीं पाते हैं। यह संख्या अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहां तक कि विलियम्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 13 साल से ज्यादा उम्र के करीब 16 लाख लोग खुद को ट्रांसजेंडर घोषित कर चुके हैं, जबकि 13 से 17 साल के 1.4% यानी करीब 3 लाख टीनेजर्स, किशोर खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं। लंबे आंदोलन के बाद, इसका इतिहास यह है कि लंबे आंदोलन के बाद 2015 में ओबामा सरकार ने कई फेडरल नीतियों में ट्रांसजेंडरों को लिए उनके लिए जगह बनाई और इसी साल सेम सेक्स यानी एक ही लिंग में शादियों को भी मान्यता मिली। साथ ही ट्रांस कपल के लिए बच्चों को गोद लेने की भी मंजूरी मिल गई थी। ओबामा सरकार ने 3rd जेंडर के आर्मी में, अमेरिकन आर्मी में जाने पर भी मंजूरी दे दी थी। बाद में ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने आते ही एक आदेश से इसे पलट दिया, ट्रंप के आदेश को पलट दिया। लेकिन अब ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में सीधे 3rd जेंडर की मान्यता ही खत्म कर दी है। इस फैसले के बाद अमेरिकी सेना में काम कर रहे 15,000 ट्रांसजेंडर्स की नौकरी छिन सकती है। इसके अलावा कई ट्रांसजेंडर्स अब अमेरिका छोड़कर कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों में जा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही यह घोषणा भी कर दी कि पनामा नहर पर फिर से अमेरिका का कब्जा होगा। ट्रंप का कहना है कि हमने इस नहर को पनामा को दिया था, लेकिन पनामा अब चीन के प्रभाव में है और चीन पर
जो चीन का नियंत्रण जो है वो इस नहर पर बढ़ता ही जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने यह नहर बेवकूफ़ी में पनामा को दी थी, इसलिए हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान के बाद पनामा के खिलाफ अमेरिकी सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उधर ट्रंप के इस बयान की पनामा सरकार ने कड़ी आलोचना की है। दरअसल इस नहर से पनामा को हर साल करीब $1 से ज़्यादा की ट्रांजिट फीस मिलती है। इस नहर का आर्थिक के साथ साथ रणनीतिक महत्व भी है, जो खास तौर से ट्रंप का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आइए अब ये पूरा सच जानते हैं कि आखिर पनामा नहर अमेरिका के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है। इसका निर्माण 1914 में पूरा हुआ था। यह नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 90 मीटर है। पनामा नहर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। अमेरिका के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पनामा नहर की वजह से अमेरिका के जो पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की जो दूरी है वो करीब 13,000 किलोमीटर कम हो जाती है। इसलिए इस जलमार्ग का इस्तेमाल कई अमेरिकी जहाज करते हैं। अमेरिका का 14% कारोबार, जी हाँ 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। इसका महत्व समझा जा सकता है इससे। यह नहर कई देशों के समुद्री व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और दुनिया का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। अमेरिका का 1977 तक इस नहर क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण था, लेकिन 1977 यानी 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक संधि के तहत, एक डील के तहत नहर को पनामा नाम के देश को सौंप दिया और इसके बाद 1999 में इसका नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के पास चला गया था। तो राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने सिर्फ पनामा from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. तो राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने सिर्फ पनामा की ही नींद नहीं उड़ाई है, बल्कि यूरोप को भी एक बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से कहा है कि वो यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और अमेरिका के इस लक्ष्य में डेनमार्क जरूर साथ देगा। आखिर ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं ट्रंप? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में जिसकी वजह से ट्रंप यहां अमेरिका का झंडा फहराने की चेतावनी दे रहे हैं? आइए जानते हैं ग्रीनलैंड का पूरा सच। आप जब दुनिया का नक्शा देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका के ऊपर एक विशाल सफेद रंग का इलाका दिखेगा, यही ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूरोप और अमेरिका के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड आकार में सऊदी अरब और मैक्सिको से भी बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ये एक स्वतंत्र आज़ाद देश नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 57,000 की ही लोग रहते हैं। इसकी आबादी 57,000 है और ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है और ग्रीनलैंड की विदेश नीति और सुरक्षा डेनमार्क देखता है। इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि डेनमार्क भी उसका साथ देगा। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर करती है और ग्रीनलैंड इन दिनों डेनमार्क के लिए आर्थिक बोझ साबित हो रहा है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड के 80% हिस्से पर स्थायी रूप से तकरीबन 4 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी रहती है। आइए अब आपको बताते हैं ग्रीनलैंड का आर्थिक और सामरिक महत्व। देखिए, ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां से रूस और यूरोप पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। यहां से अमेरिकी सेना की पहुंच उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में बेहद मजबूत हो जाएगी। अमेरिका का पेटुफिक स्पेस बेस ग्रीनलैंड में ही स्थित है, जो शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थल था और आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
अमेरिका काफ़ी लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। उसने शीत युद्ध के दौरान थ्यूली में एक रडार बेस स्थापित किया था और ग्रीनलैंड में कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी मौजूद हैं जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा यहाँ तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। अमेरिका इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल अपने औद्योगिक और सुरक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर सकता है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से भी अलग कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अन्य देशों के मुकाबले इसके लिए यानी WHO के लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका WHO को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देता है, जबकि चीन जैसे देश बहुत कम पैसे देते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका WHO का सबसे बड़ा वित्तीय सहयोगी है, सबसे बड़ा फंडर है। इसकी फंडिंग WHO के कुल बजट का यानी अमेरिका जो फंडिंग करता है वो WHO के कुल बजट का करीब 20% है। ऐसे में अमेरिका के बाहर निकलने से कई गंभीर प्रभाव WHO पर पड़ सकते हैं। अमेरिका की फंडिंग बंद होने से WHO के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे पोलियो उन्मूलन और वैश्विक बीमारियों की निगरानी पर इसका भारी असर पड़ सकता है। और जानकारों को कहना है कि फंडिंग की कमी से WHO कमज़ोर हो जाएगा, जिससे महामारी और अन्य स्वास्थ्य संकटों का सामना करना मुश्किल होगा। साथ ही अमेरिका की गैर मौजूदगी चीन और अन्य देशों को WHO में अपनी पकड़ मजबूत करने का भी मौका देगी। तो पूरी दुनिया की निगाहें सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह पर लगी रही। हर कोई ये जानना चाहता था कि दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप भारत को कितनी तवज्जो दे रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं। इसी दौरान एक तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। ये तस्वीर थी ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की। ये बदलते भारत की तस्वीर है, ये न्यू इंडिया की तस्वीर है, क्योंकि इसमें विदेश मंत्री जयशंकर पहली पंक्ति में ट्रंप के ठीक सामने बैठे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दो भारतीय उद्योगपतियों का जलवा भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला। पहले हैं मुकेश अंबानी, जिन्हें आप सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, और दूसरे हैं ट्राइबेका डेवलपर्स के मालिक कल्पेश मेहता, जो डोनाल्ड ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी ट्रंप टावर के इंडियन पार्टनर हैं। आप इन तीनों तस्वीरों में भारत की धमक साफ तौर से देख सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री को पहली पंक्ति में जगह देना वैश्विक परिदृश्य में भारत के ऊंचे होते कद का उदाहरण है। यह इस बात का भी संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देता है। इससे साफ है कि अमेरिका में भले ही सरकार बदल गई है, लेकिन भारत के साथ रिश्तों को लेकर अमेरिका पूरी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे केजरीवाल के रामायण वाले प्रसंग पर दिल्ली में क्यों हो रही है सियासी महाभारत। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और दिल्ली के दंगल में अब रामायण, रावण और मारीच की एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के रामायण के ज्ञान को, या यूं कहें अल्प ज्ञान को लेकर सियासी महाभारत की शुरुआत हो गई है। आप भी सुनिए कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण प्रसंग का जिक्र करते हुए ऐसा क्या कहा जिस पर सियासी घमासान मच गया और अरविंद केजरीवाल के अल्प ज्ञान, रामायण पर अल्प ज्ञान पर मजाक बनने लगा। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। तो केजरीवाल के इस अल्प ज्ञान बयान को लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए कहा कि केजरीवाल का सनातन हिंदू धर्म और राम की जो सत्यता है, कहानियां, सत्य कहानियां, उनसे कोई सरोकार नहीं। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं, राक्षस मारीच आए। और शायद ये वही लोग हैं आपदा वाले। इस देश का 5 साल का बच्चा भी ये बात जानता है कि सीता का हरण कैसे हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले में अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। यही राजनीतिक मजबूरी है कि पहले गलतियां करें और फिर उस गलती पर पानी डालें। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।